हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 219। इससे पहले इस कहानी के 218 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। नर्स ने बेबी को लिया और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर मुस्कुराकर बाहर की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है उसने फिर से बंदरों की टुकड़ी को वहाँ पर मौजूद देखा। आखिरकार नियति भी तो अभी अभी एडमिट हुई थी, उसे भी लेबर पेन हो रहा था, तो बंदरों की टुकड़ी का वहाँ पर होना तो लाजमी ही था। बंदरों की टुकड़ी बस इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। सब थोड़े थोड़े से परेशान भी हो रहे थे। चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। नर्स जब अरमान अंशिका के बेबी को लेकर बाहर आती है तो उसकी आंखें एक बार फिर से हैरानी से फैल जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने बंदरों की टुकड़ी को वहाँ से जाने के लिए कहा था और फिर अब फिर से वो वहाँ पर आकर खड़े हो गए थे। सबके सब जमीड़ा बनाकर वहीं पर खड़े हुए थे। इतने में ही संकल्प बोलता है कि ये सिस्टर बताओ ना, बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। सिस्टर बोलती है कि बेबी बॉय है और ये सुनकर तो बंदरों की टुकड़ी जोर से चिल्ला पड़ती है। सिस्टर ने थोड़ा सा गुस्से में शोभित की तरफ घूरकर देखा और कहा कि मिस्टर सचादेवा, ये हॉस्पिटल है, आपका कोई गार्डन या फिर घर नहीं है। शोभित ने भी अब सबकी तरफ घूरकर एक नजर देखा और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है कि सीधा घर। अब सब के सब खड़ जाओगे। और अगले ही पल बंदरों की टुकड़ी वहां से गायब हो गई थी। शोभित के गुस्से की वजह से उन लोगों ने अंशिका की बेबी को गोद में भी नहीं लिया था और फिर वही सिस्टर ने भी अब सबसे पहले शिखा की गोद में बेबी को देते हुए कहा कि लीजिए मैम, आपके बेटे ने मुझसे कहा था कि मैं ये बेबी को आपके ही गोद में दे दूं, इसीलिए सबसे पहले आपकी ही गोद में दूंगी मैं। तो शिखा ने भी अब अरमान के बेबी को अपनी गोद में लिया और फिर उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। उसने भी अब जल्दी से बेबी को किट्टू की ओर दिखाते हुए कहा कि देखो, ऐसा लगता है ना बिल्कुल दूसरा अरमान हो, एकदम अरमान के ऊपर गया है। तो किट्टू ने भी अब बेबी को बहुत ही प्यार से देखा और कहा कि हाँ शिखा, बिल्कुल अरमान जैसा ही लगता है। शिखा ने फिर से शोभित की तरफ बच्चे को दिखाया और फिर शोभित ने भी बेबी को अपने प्यार से गोद में ले लिया और फिर उसके माथे पर हल्का सा किस करके बहुत ही प्राउडली कहा कि सच कहती हो शिखा, तुम अरमान भी ना जब पहली बार हुआ था तो फिर ऐसे ही लग रहा था, बस वो थोड़ा सा कमजोर पैदा हुआ था और ये थोड़ा सा हेल्दी है। हमारा बच्चा ना बहुत ही अच्छा है। अरमान के बेबी को देखकर शोभित भी अब थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और फिर उसने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा कि रुद्र कहाँ पर है। तो किट्टू बोलती है कि नील भैया आज घर पर आए हैं ना, तो फिर वो भैया के पास में ही रुक गए हैं क्योंकि हम सब तो यहाँ पर आ गए थे। तो शोभित ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बेबी को शिखा की गोद में दे दिया। तो वहीं कॉरिडोर में अवनी भी अब जल्दी जल्दी से चलती हुई आ जाती है और किट्टू की तरफ देखकर बोलती है कि नियति, नियति कहाँ पर है, उसे लेबर पेन हो रहा था ना, वो कहाँ पर एडमिट है। तो किट्टू ने कहा कि वो भी अंदर ही है, अंशिका की डिलीवरी हो गई है। ये सुनकर अवनी ने भी अब बेबी की तरफ खुश होकर देखा और फिर मुस्कुराकर बोलती है कि हाय, बिल्कुल अरमान जैसा है ये तो। और फिर सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ नियति को भी अब बहुत तेज पेन हो रहा था और निव्यांश उसे हाथ पकड़कर वहीं पर उसके पास में ही खड़ा हुआ था। निव्यांश बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नियति प्लीज सब्र रखो। नियति ने भी हल्की सी नामे गर्दन हिलाते हुए कहा कि प्लीज मेरे पास ही रहना तुम, नहीं तो मम्मी को भेज दो जाके, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। निव्यांश ने नियति के बालों में हाथ फेर कर कहा कि अच्छा नहीं जाता हूँ, कहीं भी नहीं जाऊंगा, शांत हो जाओ तुम। तो वहीं अब दूसरी तरफ कॉरिडोर में अवनी और नियति दोनों ही अब बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही थी। आधा घंटा हो गया था लेकिन अभी तक कोई भी गुड न्यूज नहीं आई थी। अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि नियति कैसी है। शिखा और शोभित तो अपने पोते के साथ वक्त बिता रहे थे। अरमान भी अभी भी अंशिका के पास में अंदर ही बैठा हुआ था, वो अभी तक बाहर नहीं आया। तो शोभित ने भी शिखा की तरफ देखते हुए कहा कि अरमान बाहर नहीं आएगा क्या, वो अंदर ही बैठा रहेगा। शिखा बोलती है कि अच्छा, अपना टाइम भूल गए क्या आप। यह सुनकर तो शोभित के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, उसे भी अपने दिन याद आ गए थे। तभी एक नर्स बाहर आती है जिसकी गोद में एक और छोटा सा बेबी था। अवनी किट्टू भागती हुई उसके पास गई और फिर उस नर्स ने भी अवनी की गोद में बेबी को देते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि मैम, मैम बेबी बॉय हुआ है। ये सुनकर तो किट्टू और अवनी दोनों ही एकदम से खुश हो गई थी, दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। किट्टू ने भी जल्दी से अपना फोन लिया और फिर घर में सबको इन्फॉर्म करते हुए कहा कि नियति को बेबी बॉय हुआ है, सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इतना कहकर उसने जल्दी से फोन कट कर दिया और इतने में ही कॉरिडोर में जय और जिया दोनों ही आते हुए दिखाई देते हैं। दोनों ही बस जल्दी जल्दी से भागे भागे आगे आ रहे थे और फिर बेबी को देखकर बहुत प्यार से बोलते हैं, ये तो बिल्कुल हमारी नियति पर गया है, बिल्कुल नियति जैसा है। इतना कहकर जय ने भी अब बेबी को जल्दी से अपनी गोद में लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर अवनी ने भी जय की गोद में बेबी को दे दिया। जय ने अपने नाती को जब देखा तो बहुत सारा प्यार किया और उसे
हर जगह किस करने लगता है। तो जिया बोलती है कि जय प्लीज़ मुझे भी दो ना गोद में, या फिर नहीं दोगे। तो जय ने भी हल्की सी नामी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, पहले मुझे तो अपने नाती को देख लेने दो, फिर तुम देख लेना। और फिर 20-25 मिनट के बाद जय ने नियति और निव्यांश के बेबी को जिया की गोद में दे दिया और वो भी उसे प्यार करने लगी। फाइनली घर में दो गुड न्यूज़ आ गई थी। 2 महीने के बाद प्रताप हाउस फूलों से सजा हुआ था। आज बेबी की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। सब तैयार हो चुके थे। नील भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया था और डॉक्टर ने उसे भी भारी काम करने के लिए सख्त मना किया था। नील और रुद्र दोनों ही आराम से सोफे पर बैठे हुए घर के सजावट को देख रहे थे। उनकी गोद में नियति और निव्यांश का बेबी था जो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। रुद्र ने बेबी को अपनी गोद में लिया और फिर बोलता है कि नील ध्यान से देख इसे, ये कहीं से भी नियति जैसा नहीं लगता है मुझे, लेकिन हाँ पूरी फैमिली ये कहती है कि ये तो नियति पर गया है। मुझे तो ये हमारे नील जैसा लगता है, मुझे ये तुझ पर ही लगता है यार। नील बोलता है कि यार तू तो ऐसे कह रहा है जैसे जब मैं पैदा हुआ था ना, तू तो वहीं पर खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। रुद्र ने हल्के से गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा और कहा कि हर बार कमेंट मारना जरूरी नहीं है यार तेरा, देख इसे, इसकी हरकतें कुछ कुछ तेरी जैसी ही है ना, तुझे नहीं लगता है कि ये तुझ पर ही क्या है। तो नील ने भी अब उस बेबी को ध्यान से देखा और कहा कि अब 2 महीने में क्या ही इसकी हरकतें पता चलेंगी यार, नियति पर ही गया है, मुझ पर थोड़ी ना जाएगा, उन दोनों का बच्चा है। तो रुद्र बोलता है कि नहीं यार, गर्दन से नीचे देखना, तुझ पर ही गया है, बिल्कुल तेरे जैसा ही है। ये कहकर रुद्र हंसने लगता है और फिर नील जो कि काफी ज्यादा गुस्से में रुद्र को देखने लगता है। नील ने गुस्से में कहा कि हंस क्यों रहा है तू, जाकर तैयार हो जा, समझा तू मेहमान आने वाले होंगे। सब तैयार हो गए थे और फिर इतना कहकर उसने बेबी को अपनी गोद में लेना चाहा। तो रुद्र ने भी अब बेबी को अपने सीने से लगाते हुए फिर से कहा कि तो क्या मेहमान आएंगे, क्या मुझे ही देखेंगे, तुम्हें नहीं देखेंगे क्या, तुम भी तो तैयार नहीं हुए, और वैसे भी सच कहूँ तो यार हम में से किसी को भी नहीं देखेंगे, बूढ़े हो गए हैं अब हमें कोई भी नहीं देखेगा मेरे भाई। और तभी संकल्प भी बालों में हाथ मारता हुआ स्टाइल से आया और बोलता है कि अरे ऐसे कैसे नहीं देखेगा कोई, वो मेहता अंकल की बेटी है ना जिनका डाइवोर्स हो गया था, याद है आप लोगों को, वो कल भी फोन पर मुझसे बड़े पापा के बारे में पूछ रही थी कि आप बड़े पापा की तबीयत कैसी है और वो कैसे लगते हैं। ये सुनकर तो नील ने गुस्से में संकल्प की तरफ घूरकर देखा तो संकल्प रुद्र के साइड आता हुआ बोलता है कि सच कह रहा हूँ बड़े पापा, वो मुझसे ये कह रही थी कि नील जी कैसे हैं, उनकी तबीयत ठीक तो है ना, नीलकंठ प्रताप जी का ऑपरेशन कैसा हुआ, ठीक ठाक हो तो गया है, तुम्हारी मम्मी उनका ध्यान तो रख रही है सही से या फिर नहीं। अब एक बात बताओ, आप मम्मी ध्यान नहीं रखेंगी तो फिर क्या वो आकर आपका ध्यान रखेंगी। वो तो ऐसे बोल रही थी कि जैसे वो आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर आना चाहती है। सच कहता हूँ बड़े पापा, बेशक से आपकी उम्र हो गई है लेकिन अभी भी आपका चार्म खत्म नहीं हुआ है बड़े पापा, आज भी वैसे के वैसे ही लगते हो। नील ने भी दांत पीसते हुए कहा कि तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या अपने बड़े पापा से ऐसे मजाक करते हुए, बदतमीज कहीं का। संकल्प ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। क्यों आएगी मुझे शर्म, बिल्कुल भी नहीं आएगी शर्म। नील इरिटेट होता हुआ बोलता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, बिल्कुल अपने बाप जैसा है तू। इतना कहकर वो वहाँ से उठ गया और फिर एक कमरे की तरफ चला जाता है। उसे भी अब तैयार होना था इसीलिए नील वहाँ से जा चुका था। नील कमरे में आया तो अवनी भी अच्छे से तैयार हो चुकी थी। अवनी हाथ बांध कर बोलती है कि मिल गया टाइम आपको कमरे में आने का। तो नील ने भी कहा कि हाँ हाँ मिल गया है टाइम। थोड़ी देर रुद्र के पास बैठा था और फिर अपने पोते के साथ खेल रहा था, कहीं बाहर थोड़ी ना गया था। अवनी ने भी अब कबर्ड में से नील के लिए एक कुर्ता पैजामा निकाला और बोलती है कि आज तो सूट पहन लेते आप। तो नील बोलता है कि नहीं, बस सूट में कंफर्ट फील नहीं करता हूँ, मैं यही पहन लूँगा, इसमें मुझे आराम ज़्यादा रहती है। अवनी भी नील के पास आती है और फिर उसे गले लगाकर प्यार से बोलती है कि नील आई रियली लव यू, मैं जानती हूँ मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद रुद्र भैया से कम ही करती हूँ मैं आपसे प्यार। तो नील ने भी अब अवनी को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बहुत ही रोमांटिक अंदाज में कहा कि मेरे साथ रहने वाला हर इंसान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, समझे तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, मुझे तुम्हारे प्यार पे कोई शक नहीं है, ये मत सोचो कि रुद्र से कम करती हो तुम मुझसे प्यार। अवनी बोलती है कि नहीं नहीं, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि रुद्र भैया से मैं आपसे कम ही प्यार करती हूँ। तो नील ने अवनी के माथे को चूमकर प्यार से कहा कि अच्छा, तो जो भी लगता है ना वो लगता रहे, फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी अवनी और मेरा रुद्र दोनों ही मेरे पास हैं जो कि मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ रोहान ने भी अब रूही की तरफ देखा और कहा कि तैयार नहीं होना है क्या, कब से बैठी हो तुम, चलो अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। इतना कहकर रोहान भी अब मिरर के सामने गया और फिर अपने बॉडी पर परफ्यूम मारने लगता है। तो रोहान भी अब अच्छे से तैयार हो चुका था, जबकि रूही बस ऐसे ही खड़ी हुई थी। रूही उठकर तैयार होने के लिए गई तो फिर रोहान ने भी उसे बीच में ही पकड़ लिया और फिर अपने गले लगाते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि क्या पहनोगी आज। रूही भी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोलती है कि आप नहाए नहीं है ना, आज आपने सच में नहीं नहाया है ना। ये सुनकर तो रोहान ने भी हैरानी से रूही की तरफ अपना चेहरा पलट कर देखा और बोलता है कि पागल हो गई हो क्या तुम, अभी अभी तुम्हारे सामने ही तो नहा कर आया था ना मैं बाथरूम से, ऐसे कैसे कह रही हो कि मैंने नहाया नहीं है। रूही भी रोहान से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए बोलती है कि नहीं, आप नहाए नहीं हो, आपके अंदर से स्मेल आ रही है, समझे आप। तो रोहान ने भी अब अपनी बाजुओं को उठाकर खुद को स्मेल किया और बोला कि पागल हो गई हो क्या, बिल्कुल पागल हो गई हो तुम, नाक खराब हो गई है तुम्हारी, मेरे पास से बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है, मेरे अंदर से कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, आज से पहले तो कभी भी नहीं आई थी। और फिर अचानक ही रोहान की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसने रूही के गालों को अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा कि तुम्हें पीरियड्स आए हैं क्या। तो रूही ने भी कुछ कैलकुलेट किया और बोलती है कि नहीं, 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक तो मेरे पीरियड्स नहीं आए, वैसे डेट तो मेरी आ चुकी थी, पीरियड्स आ जाने चाहिए। तो रोहान बोलता है कि आई थिंक तुम प्रेग्नेंट हो। तो रूही के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो बोलती है कि आपको कैसे पता। तो रोहान बोलता है कि क्योंकि तुम्हें ना मेरे अंदर से स्मेल आ रही है, मतलब जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है ना तो फिर उसके साथ ये सारे चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। रूही थोड़ा सा हैरानी से बोलती है कि आपको इतनी बातें कैसे पता, कहाँ से लाते हो आप इतनी बातें, मुझे लड़की होके भी नहीं कुछ पता होता है और आप लड़के होकर सब पता रखते हो, कैसे पता चल जाता है आपको ये सारी बातें। मेरे अलावा और कितनी लड़कियां हैं आपकी लाइफ में जिनकी प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता है पहले से, बताइए ना। रोहान थोड़ा सा हैरानी से बोलता है कि हे भगवान, क्या करूं मैं इसका, पागल लड़की है बिल्कुल। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है और फिर सीधा किट्टू के पास जाकर बोलता है कि माँ मेरे साथ चलो, अभी के अभी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। किट्टू कुछ बोलती उससे पहले ही रोहान ने किट्टू की कलाई पकड़कर उसे अपने साथ खींचना शुरू कर दिया था और फिर फाइनली उसे खींचता हुआ सीधा अपने कमरे के अंदर ले आता है और फिर रूही की तरफ देखकर बोलता है कि माँ शी इज प्रेग्नेंट, रूही प्रेग्नेंट है और ये बात को इसे खुद भी नहीं पता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। तो किट्टू ने भी रोहान की तरफ थोड़ा हैरानी से देखा और कहा कि तुम्हें कैसे पता कि ये प्रेग्नेंट है। तो रोहान भी एकदम से बोलता है कि क्योंकि इसे मुझ में ना स्मेल आ रही है माँ, इसीलिए। और ये सुनकर तो किट्टू की आंखें अब और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी। वो रूही के पास जाकर बोलती है कि सच में तुम्हें रोहान से स्मेल आ रही है क्या। तो रूही ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर किट्टू चुपचाप बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर चली जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद एक प्रेगनेंसी किट लेकर आती है। उसने रूही के हाथों में रखकर कहा कि जाओ जाओ अभी जाकर चेक करो। तो रूही ने भी एक नज़र रोहान की तरफ देखा तो रोहान बोलता है कि अब मुझे क्या देख रही हो यार, हमेशा से तो तुम यही चाहती थी ना कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, तो अब तुम प्रेग्नेंट हो गई, अब तो सुन ली है तुम्हारी भगवान ने, तो जाओ जाकर जल्दी से चेक करो। तो किट्टू ने भी एक बार रूही के गाल पर अपना हाथ रखकर प्यार से कहा कि इतना नर्वस क्यों हो रही हो बेटा, जाओ। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर चुपचाप से वॉशरूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तो किट्टू ने भी अब उसके हाथ से प्रेगनेंसी किट ली और फिर रोहान वो तो मुस्कुराते हुए देख रहा था और एकदम से वो समझ गया था कि क्या हुआ है। उसने भी रूही को गले लगा लिया और फिर रूही ने एक बार फिर से रोहान को खुद से दूर करते हुए कहा कि मुझे सच में आपसे स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल, प्लीज़ दूर हट जाओ ना, बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहे हो आप। तो रोहान के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो थोड़ा सा दूर हटकर बोलता है कि माँ ये ड्रामा कब तक चलेगा ऐसे, बताइए ना। किट्टू ने भी प्रेगनेंसी किट देखी और फिर मुस्कुरा कर बोलती है कि अब ये तो मुझे भी नहीं पता है बेटा, लेकिन कम से कम 3 महीने तो चलेगा ही, अब 3 महीने तक रूही के नज़दीक भी मत जाना तुम। इतना कहकर किट्टू तो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। तो वहीं रोहान रूही के थोड़ा सा करीब आया तो रूही ने भी अब उसे थोड़ा सा धक्का देते हुए फिर से कहा कि रोहान मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही, सच कह रही हूँ मैं, प्लीज़ मुझसे दूर ही रहिए आप। लेकिन रोहान भी मानने वाला नहीं था, उसने भी अब रूही को एक बार फिर से गले लगा लिया और फिर रूही उसे तो बस वॉमिटिंग सी हो गई थी और फिर उसने भी रोहान के ऊपर ही जल्दी से वॉमिटिंग कर दिया। तो रोहान अब थोड़ा सा दूर होकर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि अरे यार ये क्या कर रही हो तुमने तो मेरे ऊपर ही वॉमिटिंग कर दी। रूही फिर वॉशरूम के अंदर जाने लगी और फिर पीछे पीछे रोहान भी वॉशरूम में चला जाता है। 20 मिनट के बाद दोनों ही अच्छे से तैयार होकर नीचे आ गए थे। रूही के चेहरे पर भी अब हल्का हल्का सा ग्लो था और स्माइल भी था। सब रूही को ही देख रहे थे और रूही को भी समझते देर नहीं लगी कि अब सबको पता चल गया है कि वो भी
प्रेग्नेंट है। तो रूही ने भी अब हल्का सा शर्मा कर रूहान की तरफ देखा तो रूहान बोलता है कि यार अब शर्माने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है शर्माने से। अब तो सबको पता चल गया ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, और फिर सबको ये पता चल गया है कि मेरे तुम्हारे बीच में अब सब कुछ हो गया है, तभी तो तुम प्रेग्नेंट हुई होगी ना। किट्टू और रूही तो बस आंखें फाड़े रूहान को ही देखे जा रही थी। किट्टू और रूही बहुत ही ज़्यादा हैरान थी रूहान की ऐसी बातें सुनकर। फिर वो दांत पीसते हुए बोलती है कि कितने ज़्यादा बुरे हो आप। इतना कहकर वो धीरे धीरे नीचे आती है और फिर सब ने रूही का अच्छे से वेलकम किया। फाइनली थोड़ी देर बाद पार्टी भी शुरू हो गई थी और हमेशा की तरह बंदरों की टुकड़ी तो बस नाचने में ही बिजी थी। वहीं दूसरी तरफ अजय ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गया था। वो भी सीधा अपने कमरे में गया जहाँ पर ज्योति अपना पेट पकड़कर इधर उधर चक्कर लगा रही थी। ज्योति भी अब 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी, उसे भी हल्का हल्का सा पेन हो रहा था। तो अजय भी अब ज्योति के पास आता है और फिर उसने हल्का सा ज्योति के पेट पर अपना हाथ लगाकर कहा कि लगता है मेरा बेबी परेशान कर रहा है तुम्हें, लगता है आजकल ये कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगा है तुम्हें। ज्योति की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वो बोलती है कि परेशान, इससे पहले भी मुझे प्रेगनेंसी हुई है ना, लेकिन मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुई थी अजय। अजय ने भी अब ज्योति के दोनों गालों को अपने हाथों में प्यार से भरकर उसके माथे को चूम कर कहा कि क्योंकि पिछली प्रेगनेंसी में मैं तुम्हारे नखरे उठाने वाला वहाँ पर नहीं था ना, इसीलिए किसी ने भी तुम्हारा नखरा नहीं उठाया था, लेकिन इस बार इसीलिए परेशान हो रही हो ताकि मैं तुम्हारे नखरे उठा रहा हूँ। चलो अब जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, हमें प्रताप हाउस जाना है। ज्योति बोलती है कि क्या? तो अजय ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था यार, निव्यांश के बेबी बॉय हुआ है ना, तो फिर उसी की ही पार्टी रखी है, हम दोनों को भी वहाँ पर जाना है। चलो अब तैयार हो जाओ, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद भी कर देता हूँ। इतना कहकर अजय ज्योति की मदद करने लगता है और फिर थोड़ी देर के बाद ज्योति भी तैयार होकर बेड पर बैठ गई थी और फिर उसकी हालत भी अभी थोड़ी सी खराब थी। ज्योति थोड़ा सा परेशानी से बोलती है कि मेरा मन तो नहीं है कहीं भी जाने का इस वक्त। अजय अच्छे से तैयार हो चुका था। वो बोलता है कि यार ऐसे कैसे मन नहीं है तुम्हारा, थोड़ा बाहर जाओगी, सबसे मिलोगी तो थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा लगेगा तुम्हें। और फिर तभी अजय की बेटी अंजलि भागती हुई कमरे में आती है और फिर आते ही अपने पापा की गोद में चढ़ जाती है। अंजलि बोलती है कि दादी मंदिर चली गई हैं, दादी अभी तक नहीं आई हैं, अब मुझे कौन रेडी करेगा पापा। तो अजय बोलता है कि अरे मैं रेडी करूंगा ना अपनी बेटी को, और कौन करेगा। चलो अब जल्दी से मैं अपनी छोटी प्रिंसेस को भी अच्छे से रेडी करूंगा, वैसे भी मैंने अपनी बड़ी प्रिंसेस को भी रेडी किया है ना, तो फिर मैं अपनी छोटी प्रिंसेस को रेडी क्यों नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने ज्योति की तरफ देखा और फिर अपनी आंख मार दी। और ज्योति वो तो पहले से ही अपनी प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, थोड़ा सा इरिटेट थी, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। और फिर अजय ने अंजलि को अच्छे से रेडी कर दिया था। उसे एक पिंक कलर का फ्रॉक पहनाया हुआ था, छोटी सी चोटी भी बनाई हुई थी, उसके सिर पर एक पिंक कलर का बैंड बांधा हुआ था। सच में अंजलि एकदम से प्रिंसेस जैसी लग रही थी। अंजलि भी ज्योति की तरफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अंजलि अपनी माँ को अपनी फ्रॉक दिखाते हुए बोलती है कि मम कैसी लग रही हूँ मैं, ये फ्रॉक अच्छी तो है ना। तो ज्योति ने भी अपनी बेटी की बलाइयाँ लेते हुए कहा कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो बच्चा। अजय बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं अपनी बेटी को एकदम प्रिंसेस की तरह ही तैयार करूँगा, देखो लग रही है ना मेरी बेटी बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। इतना कहकर उसने भी अब अपनी बेटी को प्यार से गोद में उठाया और फिर ज्योति की तरफ हाथ बढ़ाते हुए प्यार से कहा कि आप चले क्या। तो ज्योति ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अजय के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अजय अपनी फैमिली को संभालता हुआ ओबरॉय हाउस से बाहर आ गया था, क्योंकि अब उसे प्रताप हाउस जाना था। वो गाड़ी में बैठे और प्रताप हाउस के लिए निकल गए। इधर दूसरी तरफ प्रताप हाउस में सब एंजॉय कर रहे थे। नियति और निव्यांश दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। नियति बहुत ही प्यार से बोलती है कि जाइए जाइए जाकर आप भी डांस कर लीजिए ना। तो निव्यांश ने कहा कि नहीं, मुझे डांस करने से ज़्यादा अपने बेटे के साथ रहना पसंद है, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा अपने बेटे को छोड़कर। इन 2 महीनों में मुश्किल से 2-3 बार ही तो मेरी गोद में आया होगा, बाकी तो बंदरों की टुकड़ी ही इसे छोड़ती नहीं है, बस दिन रात अपने साथ में ही रखती है। मैं तो अपने बच्चे को देख भी नहीं पाता हूँ। और तभी रोहान भी अब छोटे से बेबी को अब गोदी में खिलाता हुआ निव्यांश के पास आता है और बोलता है कि अच्छा ये ले पकड़, मुझे ना पापा ने कुछ काम बताया है, ले अपने बेटे को संभाल, समझा। तो निव्यांश ने भी अब अपनी बेबी को गोद में लिया और फिर बोलता है कि चलो शुक्र है कि तुम लोगों ने इस डांस के चक्कर में मेरा बच्चा मेरी गोद में तो दे दिया, नहीं तो तरस जाता हूँ अपने बच्चे को देखने के लिए। और फिर वैसे भी रीडर्स को भी ये शिकायत हो गई थी कि मेरा तो जैसे कोई रोल ही नहीं है इस कहानी में। तो निव्यांश ने भी जैसे ही अपने बेबी को प्यार से अपनी गोद में लिया तो उसकी नज़र अपनी बेबी पर एकदम से ठहर जाती है। वो अच्छे से उसे निहारने लगता है। वो बोलता है कि बिल्कुल तुम पर गया है नियति। तो नियति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और तभी निव्यांश की आंखें हैरानी से फैल गई थी। नियति एकदम से बोलती है कि क्या हुआ। तो निव्यांश ने भी अब थोड़ा सा मुंह बनाकर रोहान की तरफ घूर कर देखा तो रोहान
रोहान ने भी अब अपने कंधे उचकाकर कहा कि क्या हुआ। तो निव्यांश बोलता है कि इसने तो सूसू कर दिया है यार। और ये सुनते ही नियति और रोहान दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो नियति ने भी निव्यांश की गोद में से बेबी को लिया और फिर निव्यांश उठकर सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है और नियति बेबी को लेकर कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों ही अब वापस से पार्टी में आ जाते हैं। निव्यांश ने फिर से बेबी को अपनी गोद में लिया और फिर अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता है। तो नियति भी निव्यांश के पास में ही बैठी हुई बस अपने बेबी को ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद अरमान और अंशिका भी पार्टी में आ जाते हैं। दोनों ही अब खाली हाथ में ही थे। रोहान बोलता है कि तेरा बेबी कहाँ पर है, तू उसे लेकर नहीं आया क्या। तो अंशिका ने भी अब रोहान की तरफ देखा और कहा कि मम्मी पापा छोड़ते ही नहीं है उसे, कभी मम्मी की गोद में तो कभी पापा की गोद में रहता है। और तभी पीछे से शोभित अपने पोते को लेकर आता है और फिर शिखा भी अजीत जी की व्हील चेयर को खींचती हुई ले आती है। अजीत जी अब काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे, अच्छे से बोलते थे, बातें करते थे, सबके साथ टाइम स्पेंड करते थे और धीरे धीरे खड़े भी होने लगे थे। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उन्हें अभी ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहा था, एकदम से खड़े होने के लिए मना किया था, जिस वजह से अभी भी वो व्हील चेयर पर ही रहते थे। पूरी फैमिली बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी। बंदरों की टुकड़ी का नाच नाच कर बुरा हाल हो चुका था। आज फाइनली प्रताप हाउस में ढेर सारी खुशी थी, उन्हें तो बस डांस करने का बहाना ही चाहिए होता था। थोड़ी देर के बाद अजय और ज्योति भी अपनी बेटी अंजलि के साथ वहां पर आ जाते हैं। रोहान ने भी जैसे ही अब अजय को वहां पर देखा तो दोनों ही हाथ फैलाकर उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया और फिर ज्योति को देखकर कहा कि प्रेगनेंसी, ओ माय गॉड, आजकल तो लगता है प्रेगनेंसी का ही जमाना है। तो ज्योति ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अचानक ही ज्योति की आंखें एकदम से भर आती हैं। रोहान बोलता है कि अब क्या हुआ, ये अजय परेशान करता है क्या, तो मुझे बता देना, तुम अभी मुंह तोड़ता हूँ इसका। तब तो तुम्हारे लिए मजनू बनकर घूम रहा था ना, और अब परेशान कर रहा है। तो ज्योति ने भी हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और फिर रोहान का हाथ पकड़कर बोलती है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर आप नहीं होते ना तो फिर शायद मैं यहाँ पर नहीं होती, शायद अपने बच्चे के साथ एक गुमनाम सी जिंदगी जी रही होती। पता नहीं अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने देखती भी या फिर नहीं देखती, लेकिन आपने तो मुझे ये एहसास दिलाया, आपने ना मेरा साथ दिया और फिर मुझे इतना अच्छे से समझाया, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह। उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। आपकी वजह से ही मैं अजय की ज़िंदगी में दोबारा वापस आ पाई, नहीं तो मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो चुकी थी। इतना कहकर उसने अजय की तरफ देखा और फिर अजय ने भी अंजलि को प्यार से गोद से उतारा और फिर अंजलि जो भागकर बंदरों की टुकड़ी के साथ जाकर डांस फ्लोर पर डांस करने लगती है। अजय ने भी ज्योति के आंसू प्यार से पोंछे और फिर उसका माथा चूमकर बहुत ही प्यार से कहा कि मूड स्विंग हो रहा है क्या तुम्हारा। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, बस शांत हो जाओ ना प्लीज़, अब हर जगह मत रोया करो तुम। तो ज्योति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रोहान बोलता है कि अच्छा, एक गुड न्यूज़ और है। तो ज्योति और अजय दोनों ही अब रोहान की तरफ बहुत ही एक्साइटेड होकर देखने लगते हैं। तो रोहान ने कहा कि बहुत ही जल्द मेरी गोद में भी एक छोटा सा बेबी होगा। अजय और ज्योति के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और तभी ज्योति ने भी रोहान की तरफ देखा और कहा कि अंजलि कहाँ पर है। तो सब अब अंजलि को इधर उधर ढूंढने लगे थे। तो अंजलि तो अभी संकल्प की गोद में चढ़कर बहुत ही मजे से डांस कर रही थी। रोहान भी मुस्कुराकर ज्योति की तरफ देखकर बोलता है कि कुछ भी कहो, मेरा भाई सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से खिला रहा है आपकी बेटी को। तो रोहान ने अब ज्योति और अजय को अच्छे से वेलकम करके अंदर बैठाया और फिर खुद बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर जाकर उसने अपना फ़ोन निकाला और फिर सीधा जय की तरफ फ़ोन करते हुए कहा कि अरे पापा, आज ही आना है आपको, कल नहीं आना है, क्यों इतना ज़्यादा लेट कर रहे हो, आप जल्दी से आइए ना। तो जय बोलता है कि मैं तो कब से तैयार होकर बैठा हुआ हूँ बेटा, ये 13 साल ही पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक तैयार ही नहीं हो पाया। रोहान बोलता है कि पापा 4 बार पूछ चुके हैं मुझसे कि मैं उन्हें अब क्या जवाब दूँ, अब आप ही बता दीजिए। जय ने कहा कि कह दो बस आधे घंटे में आ जाएंगे हम लोग भी, ज़्यादा दूर घर नहीं है हमारा, जल्द से जल्द आ जाएंगे। रोहान बोलता है कि पापा आप लोगों को पहले आना चाहिए था और फिर अब आप लोग सबसे ज़्यादा बाद में आएंगे, अच्छा लगेगा क्या। तो जय ने भी कहा कि अरे भाई मेरी गलती नहीं है, जाकर दक्ष से बात करो या फिर अपनी माँ से बात करो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सुबह से ही तैयार होकर आराम से बैठा हूँ, ये लोग निकल ही नहीं रहे हैं। तो रोहान बोलता है कि पापा आपको नहीं लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सीधे हैं घर पे। जय ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं इस घर में सबसे ज़्यादा सीधा हूँ। तो रोहान ने भी फ़ोन को कट कर दिया और फिर बोलता है कि सीधा इंसान कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं सीधा हूँ, क्योंकि उसे ये बात एक्सेप्ट ही नहीं होती है। तो वहीं दूसरी तरफ दक्ष और दिया दोनों ही अब एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हुए थे और दक्ष बोलता है कि मेरे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है दिया बोलती है कि लेकिन मुझे तो जाना है ना, मुझे ना प्रताप हाउस में सबकी याद आ रही है। तो दक्ष ने दिया
सिया की तरफ देखा और थोड़ा सा खुद से दूर करके बोलता है कि देखो तुम्हारी पहली सेमेस्टर है ना, और फिर मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी ये पता चल जाए। तो दिया बोलती है कि किसी को पता नहीं चलेगा, चलिए ना अब किसी को भी नहीं बताऊँ कि मैं। इतना कहकर दिया ने दक्ष की बाजू पकड़ी और फिर उसे थोड़ा सा खींचते हुए बाहर की तरफ ले आती है। बाहर आते ही वृंदा ने दक्ष के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया और फिर दक्ष जो काफी ज्यादा हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है कि गाल है मेरा, तबला नहीं है माँ, जब देखो बस मारती रहती हो, हर वक्त मेरा गाल सुजाती रहती हो, ऐसे तबला लगता है क्या आपको। तो वृंदा बोलती है कि कब से तेरे बड़े पापा बाहर बैठकर तैयार होकर तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू है जो अपने कमरे से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, बदतमीज कहीं का। तो दक्ष को भी अब हल्का सा गुस्सा आ गया था, वो भी पैर पटकते हुए वहां से जाता हुआ बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि यार मैं क्या इसे घर में गोद लेकर लाया गया था क्या, मुझे तो पता चल गया ना, मुझे कहीं से उठाकर ही लाए हो आप लोग, या फिर शायद डस्टबिन से मिला हुआ होगा, मैं अडॉप्ट किया होगा आप लोगों ने। जब देखो बस मेरे गाल पर चांटा मार देते हैं, जब देखो बस मुझे ही बजाना शुरू कर देते हैं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। ये भी नहीं सोचते हैं कि उसकी बीवी आ गई है, कल को बच्चा भी आ जाएगा और क्या सोचेंगे सब। नहीं नहीं, कोई इज्जत नहीं है मेरी, किसी को इज्जत देनी ही नहीं है, मुझे मेरे बच्चों के सामने भी ऐसे ही मारोगे ना आप लोग, पता है मुझे। इतना कहकर वो गुस्से में आकर जय के पास खड़ा हो गया और फिर जय ने भी हंसकर कहा कि हो गई नौटंकी या फिर अभी भी बाकी है, एक दो मैं भी बजा दूं तेरे गाल पर। दक्ष तो दांत पीसते हुए जय की तरफ देखता है और फिर चुपचाप बाहर की तरफ चला गया और फिर गाड़ी में बैठकर तेज तेज हॉर्न बजाने लगता है। वृंदा भी दिया को अच्छे से संभालती हुई बाहर ले आती है और फिर जय बोलता है कि वृंदा कुछ तो अपने हाथों पर काबू रखो तुम। वृंदा बोलती है कि नहीं हो सकता है भैया, मेरे हाथ दक्ष को देखकर काबू में नहीं रहते हैं, पता नहीं क्यों, जैसे ही मैं इसे देखती हूँ ना मेरे हाथ में एकदम से खुजली होना शुरू हो जाता है और फिर मैं एक चांटा इसके गाल पर ना जड़ दूँ मुझे सुकून ही नहीं मिलता। इतना कहकर वो दिया को लेकर वहाँ से चली गई और फिर थोड़ी देर में ही सचदेवा फैमिली भी प्रताप हाउस पहुँच चुकी थी। नरेन और सौम्या भी अभी अभी घर पे आए थे, जबकि धैर्य और धानी तो पहले ही वहाँ से चले गए थे। वैसे भी बंदरों की टुकड़ी धैर्य को अपने घर में कम ही प्रताप हाउस में ज़्यादा रखती थी और फिर सब कुछ एकदम से बढ़िया चल रहा था। सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुशी से डांस कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही सिया डांस करते करते एकदम से बेहोश होने लगती है। वो अभी गिरने ही वाली थी कि तभी निर्भय ने उसे पकड़ लिया और फिर उसके गाल को थपथपाते हुए बोलता है कि सिया सिया आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें, बोलो सिया क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। लेकिन सिया तो जैसे अभी बेहोश हो चुकी थी, उसे तो होश ही नहीं था। तो संकल्प ने भी अब जल्दी से अंजलि को अपनी गोद से नीचे उतारा और फिर सिया के पास भागता हुआ जाता है। अगले ही पल ढोल नगाड़े सब बंद हो चुके थे, सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। पूरी प्रताप फैमिली अब सिया को ही देखे जा रही थी, सबके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तो संकल्प ने भी सिया के गालों को हल्का सा थपथपाते हुए फिर से कहा कि सिया सिया क्या हुआ है तुम्हें, अपनी आंखें खोलो सिया, सिया बोलो क्या हुआ है तुम्हें। तभी नील खड़ा होता है और जोर से बोलता है कि जिया खड़े खड़े देख क्या रही हो यार, जाओ देखो ना मेरी बहू को क्या हुआ है, क्या तुम ऐसे ही देखती रहोगी, जाकर देखो ना सिया को क्या हुआ है। तो जिया भी अब जल्दी से आगे आती है और फिर उसने सिया की नब्ज को पकड़कर देखा और कहा कि ओ माय गॉड। तो सब अब आंखें फाड़े जिया को देखने लगते हैं। तो जिया मुस्कुराकर बोलती है कि शी इज प्रेग्नेंट, सिया प्रेग्नेंट है। और फिर ये सुनते ही सब एक साथ बोलते हैं कि हे भगवान। और फिर अगले ही पल सबको समझ में आ गया था कि जिया ने अभी क्या कहा है। उन सब ने अब जिया की तरफ हैरानी से देखा तो जिया सबकी तरफ देखती है और फिर से मुस्कुराकर बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, शी इज प्रेग्नेंट, इसीलिए ये बेहोश हो गई थी। और फिर संकल्प के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर आंखों में थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। उसने भी अगले ही पल सिया को अपनी गोद में उठाया और सीधा अपने कमरे की तरफ ले जाता हुआ बोलता है कि अब मेरी और मेरी बीवी को कोई भी डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने आप होश में लेकर आ जाऊंगा इसे, ओके, कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। इतना कहकर वो जल्दी से सिया को अपने कमरे में लेकर आ जाता है। संकल्प का जैसे ही कमरे में आया उसने सिया के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें छिड़की तो सिया भी अब हल्के हल्के से होश में आ गई थी। जैसे ही वो होश में आती है उसने अपना सिर पकड़ लिया था, उसे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। सिया बोलती है कि पता नहीं कैसे बेहोश हो गई मैं, कितना ज़्यादा चक्कर आ रहा है आजकल मुझे। संकल्प ने कहा कि सिया एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो सिया ने हैरानी से संकल्प की तरफ देखा तो संकल्प बोलता है कि यार तुम प्रेग्नेंट हो, पता है तुम्हें। ये सुनते ही सिया आंखें फाड़े संकल्प को देखती रहती है। तो वहीं संकल्प सिया के ऐसे रिएक्शन से थोड़ा सा उदास हो गया था, उसे थोड़ा थोड़ा सा बुरा लग रहा था। फिर उसने खुद को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करते हुए प्यार से कहा कि अच्छा तुम्हें अभी ये बेबी नहीं चाहिए क्या। तो सिया कुछ भी नहीं बोलती है, बस आंखें फाड़े संकल्प को ही देखती रहती है। तो संकल्प ने अभी फिर से सिया की तरफ देखा और फिर से प्यार से पूछा कि सिया कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम अगर अभी इस बेबी को नहीं चाहती हो ना तो कोई
कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा, हम में से कोई नहीं कहेगा तुम्हें इस बेबी के लिए, मैं बाहर जाकर सबको कह दूंगा कि प्रेगनेंसी नहीं है। तो सिया अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस आंखें फाड़े संकल्प को ही देखती रहती है। तो संकल्प बोलता है कि यार अब ऐसे क्यों देख रही हो, मुझे ना डर लग रहा है, आंखों ही आंखों में खा जाओगी क्या, मुझे बताओ ना क्या हुआ है तुम्हें, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, प्लीज़ मुझे उसका जवाब दो, क्या तुम्हें ये बेबी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो सिया ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संकल्प ने अगले ही पल सिया को प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और फिर गोल गोल घूमने लगता है। वो इतनी जोर से चीखता है कि बाहर सबको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सब फिर से जान जाते हैं कि अभी अंदर क्या हो रहा है। फिर उसने सिया को खुद से थोड़ा सा दूर करके कहा कि तो फिर ऐसे ड्रामा सा रिएक्शन क्यों दे रही थी, तुम क्यों डरा रही थी, मुझे बोलो। तो सिया बोलती है कि क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो संकल्प बोलता है कि मैं भी से मतलब क्या होता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्या। तो सिया ने भी अगले ही पल संकल्प के सिर पर हल्का सा हाथ मारकर कहा कि भूल गए क्या, आज ही तो रूही भाभी ने भी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ दी है सबको, और फिर आज ही मेरी भी गुड न्यूज़ आई है सबके सामने। संकल्प बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था यार, अरे वाह, वैसे भी उस छोटे से बेबी के लिए तो सब लड़ते रहते हैं ना, तो अब तो दो दो बेबी घर पर एक साथ आ जाएंगे, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। धानी भी प्रेग्नेंट है, बस दक्ष रह गया है। अब एक सेकेंड, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि दक्ष की वाइफ भी प्रेग्नेंट है, मगर वो बता नहीं रहा है किसी को। तो सिया बोलती है कि अरे आपको कैसे पता कि दक्ष की वाइफ भी प्रेग्नेंट है। तो संकल्प ने कहा कि अरे मैं दक्ष को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो जल्दी से अपने दिल की बात किसी को भी बताता नहीं है। अरे तुम नहीं जानती हो उसे, वो ना जाने कब से दिया को वन साइड लव करता था, मगर मजाल है उसने हम में से किसी को भी एक बार तक बताया हो, आज तक नहीं बताया था। वो तो बस उसकी शादी किसी और से हो रही थी तब पता चला था। वो बताने में विश्वास नहीं रखता है, मतलब वो थोड़ा सा अंधविश्वासी टाइप का इंसान है ना। उसे लगता है कि अगर वो किसी को भी अपने दिल की बात बताएगा तो फिर उसे नज़र लग जाएगी, इसीलिए वो अपनी दिल की बात किसी को भी नहीं बताता है। पिछली बार मैंने उसे दिया के साथ हॉस्पिटल में भी देखा था, मुझे लगता है कि शायद दिया प्रेग्नेंट है, तब तो उसने मुझे एकदम से बात घुमा दी थी, पता नहीं ऐसा क्यों। मेरा मन ये कहता है कि दिया भी प्रेग्नेंट है, चलो अब बाहर चलकर पता करते हैं कि दिया प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संकल्प ने सिया को सहारा देकर उठाया और फिर एक बार फिर से उसे गले लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि आई लव यू सिया, आई लव यू रियली वेरी वेरी मच। तो सिया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी संकल्प के गाल पर हल्का सा किस करके बहुत ही प्यार से कहा कि आई लव यू टू। संकल्प और सिया फिर से दोनों ही अब बाहर आ जाते हैं, दोनों ही अब दक्ष और दिया को ढूंढने लगते हैं। तो दक्ष और दिया अब एक सोफे पर आकर बैठे हुए थे और तभी दक्ष कभी भी उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता तो कभी शेक लेकर आता, कभी कुछ खाने के लिए लाता तो कभी कुछ और लाता। तो संकल्प बोलता है कि देखो देखो कैसे बेबी की सेवा हो रही है, मुझे ना अब तो पक्का यकीन हो गया है कि हो ना हो दिया ज़रूर प्रेग्नेंट है और ये साला बता नहीं रहा है, चलो अब चलकर बैठते हैं और फिर पता करते हैं। इतना कहकर उसने सिया का हाथ पकड़ा और फिर जाकर सीधा दिया के पास बैठ जाता है। तो दक्ष ने भी मुस्कुरा कर कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो तुम लोग भी 2 से 3 हो गए हो ना, कितना ज़्यादा खुश हो गए तुम लोग। तो संकल्प बोलता है कि हाँ, हम तो तेरी तरह अपनी खुशी को छुपाते थोड़ी ना है। तो दक्ष ने कहा कि यार मैंने कौन सी खुशी छुपाई है तुझसे, बस बताया ही तो नहीं है। और ये सुनते ही सिया और संकल्प दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर दक्ष ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। और फिर दक्ष बोलता है कि यार तुम लोग तो जानते ही हो ना कि मैं जल्दी से किसी को भी अपनी बात नहीं बता पाता हूँ, बस मेरा बेबी सही सलामत इस दुनिया में आ जाए, मुझे और क्या ही चाहिए। हाँ, दिया भी प्रेग्नेंट है और जल्द ही हम भी 2 से 3 हो जाएंगे। प्रताप हाउस में आज बहुत सारी खुशी थी, सब बहुत ही ज़्यादा खुशी से नाच रहे थे। प्रताप हाउस 5 साल के बाद वानर सेना के ऑफिस से अब रिटायरमेंट होने के बाद रुद्र और नील अब बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाते थे। रुद्र रिटायरमेंट लेना तो अभी नहीं चाहता था, लेकिन नील को देखते हुए उसने रिटायरमेंट जल्दी ले ली थी। डॉक्टर ने नील को काम करने से बहुत ही ज़्यादा सख्त मना किया था, वो किसी भी काम को नहीं कर सकता था, बस हल्के फुल्के काम खुद के लिए कर सकता था। और फिर रुद्र ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि अगर नील घर पर अकेला रहेगा तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगेगा, क्योंकि नील को अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए रुद्र ने भी रिटायरमेंट ले लिया था। निहाल और शुभ भी कभी कभी ऑफिस जाते थे, बाकी तो बस अब बंदरों की टुकड़ी ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई थी, अपने अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रही थी और उनका बिजनेस अब बुलंदियों पे चल रहा था। रोहान और निव्यांश दोनों ने ही अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। इस वक्त रुद्र और नील दोनों ही प्रताप हाउस के गार्डन में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर 10-12 बच्चे आराम से खेल रहे थे
नीचे बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था, जिनकी उम्र लगभग 1 साल से लेकर 5 साल तक के बीच में ही थी। सब बहुत ही खुशी खुशी खेल रहे थे और वो सारे बच्चे वहाँ पर रखे बच्चों के झूलों पर आराम से खेल रहे थे, कभी झूला झूल रहे थे तो कभी बॉल खेल रहे थे। नील और रुद्र दोनों ही उन बच्चों को रखवाली कर रहे थे और आराम से खड़े हुए थे। तभी एक 3 साल का बेबी बॉय आगे आता है और फिर रुद्र की पैंट पकड़कर बोलता है कि बाबा बाबा पॉटी आई है। और ये सुनते ही रुद्र की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और फिर उसने जल्दी से उसे उठाया और फिर कहा कि अबे अबे यार कहाँ फंसा दिया है अवनी और किट्टू ने, चलो चलो जल्दी से अपनी दादी के पास चलो और उनसे ही अपनी पॉटी साफ करवाना। रुद्र जल्दी जल्दी से उसे उठाकर घर के अंदर ले आता है और फिर चिल्लाता हुआ बोलता है कि किट्टू 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 कहाँ हो तुम, जल्दी से नीचे आओ, ये देखो तुम्हारे पोते ने क्या कर दिया है, इसे पॉटी आई है, पॉटी कर दी है इसने। तो किट्टू जो कि अभी किचन में शायद बच्चों के लिए ही कुछ बना रही थी, उसने जल्दी से अपना पल्लू अपनी कमर पर टाँका और फिर तेज कदमों के साथ किचन से निकलकर रुद्र के पास आ जाती है। उसने जल्दी से बेबी को अपनी हाथों में लिया और फिर वहीं कॉमन वॉशरूम के अंदर ही चली जाती है। इतने में ही रुद्र जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटा, उसकी नजर नील पर जाती है। नील ने भी एक बेबी को पकड़े हुआ था। नील बोलता है कि यार रुद्र रुद्र पकड़ इसे, इसे भी पॉटी आ गई है और फिर रूहानी को भी पॉटी आ गई है, वो भी बाहर खड़ी हुई है। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर गया और फिर एक छोटी सी बेबी गर्ल को लेकर आ जाता है। रुद्र ने भी अब अवनी को देखकर चिल्लाते हुए कहा कि अवनी अवनी कहाँ हो तुम, पकड़ो इसे, ये किसका बच्चा है यार, इसको पॉटी आ गई है, इसे पॉटी आई है, जल्दी से साफ करो। अवनी भी अब जल्दी से आगे आती है और फिर रुद्र को हल्का सा डांटते हुए बोलती है कि कमाल करते हो भैया, आप अपने घर के ही तो बच्चे हैं, किसी को भी नहीं पहचानते हो क्या? बच्चों को ऐसे कोई भी कहता है क्या किसका बच्चा है, किसका बच्चा है? हमारा ही बच्चा है और किसका बच्चा होगा? तो रुद्र बोलता है कि अवनी तुम्हें पता है कितने बच्चे हैं गार्डन में, इतने बच्चे खेल रहे हैं एक साथ में, अब हमें क्या पता किसका कौन सा बच्चा है? 13 बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में, किसके बच्चे हैं 13, हमें तो नहीं पता। अवनी ने भी अब बेबी गर्ल को अपनी गोद में लेते हुए कहा कि ये दक्ष की बेटी है, याद है ना आपको? इतना कहकर वो भी जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है और तभी किट्टू पहले वाले बेबी को लेकर बाहर निकलती है। रुद्र ने भी किट्टू की तरफ देखा और कहा कि अब दक्ष की बेटी भी यहीं पर खेलेगी क्या, अब वो भी यहीं पर रहेगी क्या? तो किट्टू बोलती है कि तो फिर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो आप, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे अब दिया ने सेकंड बेबी को कंसीव किया है तो फिर वो बेबी को नहीं संभाल सकती है ना, इसीलिए दक्ष ने इसे यहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे घर पर ज्यादा बच्चे हैं ना, तो उसकी बेबी भी यहाँ पर ही खेलती है, उसका मन भी यहीं पर लगता है, तो फिर क्या हो गया, बच्चों के साथ ही तो खेल लेगी थोड़ा दिन। तो रुद्र ने भी थोड़ा सा मुंह बनाकर नील की तरफ देखा और बोलता है कि यार मुझे लगता है कि हमें ऑफिस ही ज्वाइन कर लेना चाहिए फिर से, ये प्रताप हाउस है कि प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल, सारे जितने भी दुनियादारी के बच्चे हों वो भी यहीं पर छोड़ जाए आकर। इतने में ही एक और बेबी गर्ल अंदर आती है और फिर उसने नील का कुर्ता पकड़कर हिलाते हुए कहा कि बड़े पापा सूसू आई है बहुत तेज से और शिव्यांश ने वहाँ पर गार्डन में ही पॉटी कर दी है। ये सुनकर तो नील और रुद्र दोनों ही आंखें फाड़े बस एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। नील बोलता है कि भाई मुझे लगता है ऑफिस ही ठीक है, हम दोनों ना ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पर तो 3-4 दिन से इनकी पॉटी धोने में ही लगे पड़े हैं, बस इन लोगों की रोज पॉटी सूसू यही सब धुलना रहता है और सोचना रहता है, यार मुझसे नहीं हो पाएगा। रुद्र ने भी हाथ जोड़कर कहा कि हाँ भाई मुझे भी लगता है कि अब हमें ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लेना चाहिए, यहाँ तो प्रताप हाउस को प्ले स्कूल बना दिया गया है, अब यहाँ पर बच्चों का ही राज चलेगा। नील बोलता है कि हाँ यार तू बिल्कुल सही कह रहा, और ये बच्चे भी ना कितने अनमैनेजेबल हो गए हैं, एक के बाद एक पॉटी कर रहे हैं, सबको साथ में ही सब कुछ लगता है क्या? रुद्र ने भी मुस्कुरा कर कहा कि यार भाई ये तो अभी शुरुआत ही है, शुरुआत, अभी तो और भी बच्चे आने वाले हैं घर में। तो नील ने भी आंखें फाड़ कर देखा और कहा कि और कितने बच्चे, मुझे लगता है कि हमें एक प्ले स्कूल घर पर ही खोल लेना चाहिए। नील बोलता है कि यार मुझे ना समझ में नहीं आता है कि दक्ष भी अब अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ के चला गया है, यार ये भी ना बिल्कुल पागल है। और फिर मिस्टर राठौड़ ने भी अपने पोते और पोती दोनों को ही यहाँ पर छोड़ दिया है, जबकि मिस पुरोहित तो कभी भी अपने पोते पोती को यहाँ पर छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। और फिर रुद्र बोलता है कि अरे वो दोनों ही तीर्थ यात्रा पे चले गए हैं ना, इसीलिए बच्चों को यहाँ पर छोड़ दिया है उन लोगों ने। और वैसे भी कल ही मम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि मेरा मन तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे तो भगवान प्रताप हाउस में खेल रहे होंगे, मेरे भगवान तो वहीं पर हैं, मुझे भी वहीं पर जाना है। तो नील बोलता है कि हाँ तो ठीक है ना भाई, उन्हें बुला लेना, कम से कम 2-3 बच्चे तो कम हो जाएंगे ना, कम से कम 2 या 3 बच्चे तो यहाँ से चले जाएंगे। ये किट्टू ना और अवनी दोनों ही हमें पूरा दिन गार्डन में ही रखती हैं बच्चों की रखवाली के लिए, ताकि हम इन बच्चों को देख सके, इन बच्चों को अच्छे से संभाल सके, इनकी पॉटी और सूसू साफ कर सके। अगले ही पल नील थोड़ा सा सीरियस होकर बच्चों को तरफ देखकर बोलता है कि वैसे कुछ भी कहो, सुख ना इसी में ही मिलता है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में, हमारे छोटे छोटे से बच्चे जब खेलते हैं ना तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। कहाँ होती है ज्वाइंट फैमिली, यहाँ पर इतने
सारे बच्चे हों, जहाँ पर इतना सारा प्यार हो, जहाँ पर तेरे जैसे भाई हो, अवनी जैसी बीवी हो, नव्या जैसी बहन हो, बंदरों की टुकड़ी जैसे बच्चे हों, सच्चा देवा फैमिली जैसे रिश्तेदार हो। रुद्र भी मुस्कुराकर नील की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ भाई, ये तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। यही तो हमारी जिंदगी की खूबसूरती है, जो हमारा परिवार एक साथ में है, जो इतना साथ होकर भी इतना ज्यादा खुश है। तो वहीं प्रताप हाउस के बाहर एक बाइक आकर रुकती है। शायद कोई डिलीवरी बॉय था। वो भी अपनी बाइक को साइड में खड़ा करके अपनी बाइक से उतरता है और प्रताप हाउस के बाहर की नेम प्लेट देखना शुरू कर देता है। वहाँ खड़े वॉचमैन से कहता है कि ये प्रताप हाउस है क्या? तो वॉचमैन भी उस बॉय की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ हाँ, प्रताप हाउस ही है। तो डिलीवरी बॉय ने भी अब हल्का सा गार्डन में झांक कर देखा, जहाँ पर इस वक्त बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, जो कि अभी बहुत छोटे छोटे थे। तो डिलीवरी बॉय भी अब वॉचमैन से बोलता है कि अरे प्ले स्कूल नहीं है, ये प्रताप हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, प्रताप हाउस की। तो वॉचमैन ने फिर से उस डिलीवरी बॉय की तरफ देखा और कहा कि हाँ हाँ भाई, प्रताप हाउस ही है ये सब इसी घर के ही बच्चे हैं, तो यहीं पर ही खेलेंगे ना, तुम्हें क्या काम है बताओ ना। तो डिलीवरी बॉय ने भी एक पार्सल वॉचमैन के हाथ में रखकर कहा कि ये पार्सल नीलकंठ प्रताप सिंह को ही दे देना, उनको ही देना और किसी को भी मत देना, क्योंकि जिसने भी ये पार्सल भेजा है ना, स्पेशली रिक्वेस्ट करके कहा है कि वॉचमैन ने फिर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वॉचमैन पार्सल लेकर सीधा नील और रुद्र के पास जाता है, जो खड़े हुए बच्चों की चौकीदारी कर रहे थे और आपस में बुदबुदा रहे थे। तो वॉचमैन ने भी अब पार्सल आगे बढ़ाते हुए कहा कि साहब ये पार्सल आपके लिए। तो रुद्र भी अब उस पार्सल को हाथ लगाता, उससे पहले ही वॉचमैन बोलता है कि साहब वो डिलीवरी बॉय ये कह रहा था कि ये बड़े साहब को ही देना है, नीलकंठ प्रताप सिंह को ही देना है, ये पार्सल जिन्होंने भी भेजा है सिर्फ उनको ही देने के लिए कहा है। तो नीलकंठ ने भी अब पार्सल को तोड़कर देखा तो उसमें अभी बहुत बड़ा सा लेटर रखा हुआ था। नील ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने पूछा कि कौन है? तो नील बोलता है कि अनुष्का। तो नील ने भी अब लेटर पढ़ना शुरू कर दिया था। नील बोलता है कि मैं अनुष्का, मेरी और आपकी कभी भी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हमने एक दूसरे को देखा जरूर है पहले भी, कभी हम दोनों के बीच में बात भी नहीं हुई है, फिर भी आंखों ही आंखों में एक दो बार कांटेक्ट हुआ है। दुनिया भर का कर्जा हो गया है मेरे ऊपर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जो भी पापा की बची हुई प्रॉपर्टी थी ना, वो मैंने सारी बेच दी है और फिर अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये बिल्कुल भी मत समझना कि मुझे आपसे मदद चाहिए, मुझे कोई भी मदद नहीं चाहिए आपसे। लेकिन एक सवाल ज़रूर है आपसे, ये जो कि कुछ भी हुआ है ना, उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मेरी तो कोई भी गलती नहीं थी ना। फिर मुझे क्यों सज़ा दी गई? मेरे विराट को मुझसे दूर क्यों किया गया? मेरी मांग का सिंदूर मुझसे क्यों छीना गया? मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए सुसाइड कर रही हूँ मैं। ये सुनकर तो नील की आंखें हैरानी से फैल गई थी और फिर उसने एक नज़र रुद्र की तरफ देखा और फिर एक सेकंड के लिए तो रुद्र की दिल की धड़कनें भी अब बहुत ही तेज हो गई थी। नील ने भी आगे लेटर पढ़ना शुरू करा। मजाक कर रही थी, सुसाइड नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल भी सुसाइड नहीं करूँगी। माँ ने मरते वक्त कहा था कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज़ की मदद ज़रूरत हो, मेरे दिल में कोई भी बात हो तो फिर मैं नील सर से कह लेना, नील को बता देना। तो नील का दिल बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम्हारी बातों को जरूर समझेगा। और फिर आज दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इसीलिए किसी से बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन रिश्तों में अभी इतनी ज़्यादा खटास आ गई है कि मेरे पास आपका फ़ोन नंबर भी नहीं है। सोचा भी था कि आपसे एक बार फ़ोन पर बात कर लूँ, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने आकर बात करने की। खैर छोड़िए, मैं हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ पता नहीं, किसके पास जाऊँगी ये भी नहीं पता, कब आऊँगी कब नहीं आऊँगी, जिंदा रहूँगी या फिर नहीं रहूँगी कुछ भी नहीं पता है मुझे। मगर एक उम्मीद करती हूँ आपसे कि अगर अगला जन्म हो ना मेरा, तो फिर मेरे पास भी प्रताप फैमिली जैसी ही फैमिली हो, मेरे पास भी आप जैसा ही भाई हो, क्योंकि आपकी फैमिली सच में बहुत ही अच्छे और बड़े दिल की है। मुझे भी ऐसी ही फैमिली चाहिए। मेरी किस्मत थोड़ी सी खराब थी, विहान जैसा भाई मिला जो इतना ज़्यादा नशे में था, और फिर मैं तो नशा करती ही थी पहले से ही। लेकिन यकीन मानिए भैया, मैं अब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी, कोई भी। मुझे ना अब आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैंने जो कुछ भी उस दिन अरमान को अरेस्ट करवाया था, किया था, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अब जा रही हूँ हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर। कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जितनी भी दुख हो, आप लोगों की जितनी भी
तकलीफें हों सब अपने साथ लेकर चली जाऊं। नील ने एक गहरी सांस ली और फिर लेटर बंद किया और फिर नील ने भी रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी टाइम देखकर कहा कि अनुष्का से मिलना है क्या। तो नील बोलता है कि नहीं, रहने देते हैं, उससे मिलेंगे तो फिर दुख होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी यार। वो जहाँ भी जाना चाहती है ना चली जाए, उसे बस थोड़ा सा सुकून मिलना चाहिए। वैसे भी हम लोगों का उससे कोई भी मतलब नहीं है, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है अनुष्का से। वो जाते हुए गिल्ट फील कर रही है, इसीलिए उसने ये लेटर लिख दिया होगा। थोड़ी देर के लिए दोनों ही अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। नील बोलता है कि यार कितना कुछ झेला है ना इस दुश्मनी ने, हमारे परिवार का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन सोमनाथ राठौड़ के कर्मों की सजा उसी के ही बच्चों को मिल रही है और फिर वो तो अपनी बुरी कर्मों की सजा भुगत के जा चुका है यहाँ से, अब उसके बच्चे भुगत रहे हैं। रुद्र ने भी नील के कंधे पर हाथ मारकर कहा कि यार बस नील, वो लोग हमारे दुश्मन थे, उनकी वजह से ही हमने बहुत कुछ झेला है ना, तो फिर हमारे माँ बाप उनकी वजह से ही तो चले गए थे ना, तो किट्टू की आवाज़ उनकी वजह से ही चली गई थी, तुझे याद है ना, मेरे सास ससुर उनकी वजह से ही तो अलग हुए थे। यहाँ तक कि अनुष्का अब हमें लेटर भेज रही है, उसने ही मेरी बेटी की शादी में इतना बड़ा बखेड़ा किया था, याद है ना तुझे, मेरे दामाद को मतलब अरमान को अरेस्ट करवाया था उसकी शादी वाले दिन। नील, तुम्हें उन लोगों के लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो इसी लायक हैं। मैं मानता हूँ कि तुम अपनी फितरत से नहीं बाज आओगे कभी भी, हर किसी के दुख में दुखी हो जाते हो, हर किसी के खुश में खुशी हो जाते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अपने इमोशंस को उन लोगों के लिए खर्च करना चाहिए जो एकदम से दुश्मन हो हमारी। अनुष्का की ज़िंदगी है, उसका पैसा है, वो जो चाहे वो कर सकती है, जहाँ जाना चाहती है जा सकती है, हमें क्या मतलब है यार, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो नील ने भी अब हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर इतने में ही रुद्र की बाजू में आकर बॉल लगती है। तो रुद्र ने भी बच्चों की तरफ घूर कर देखा तो दो लड़के जो कि अभी 5 साल के थे वो अभी क्रिकेट खेल रहे थे। रुद्र बोलता है कि अरे यार अब ये दोनों किसके बच्चे हैं। तो नील ने हंसकर कहा कि यार ये अरमान का है और ये हमारा ही तो है, तू ना अपने बच्चों को भी भूल जाएगा क्या। तो रुद्र ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बोलता है कि यार यार अब क्या करें। इतने में एक लड़का फिर से बोलता है कि अरे बाबा चलो क्रिकेट खेलते हैं साथ में। तो रुद्र ने अभी हल्की सी बॉल उनकी तरफ उछालते हुए कहा कि नहीं मुझे नहीं खेलना है, तुम लोग खेलो। वो दोनों लड़के अब आगे आते हैं और फिर अपने हाथ बांध कर थोड़ा सा गुस्से में घूर कर रुद्र की तरफ देखकर बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, हमारे साथ आप दोनों ही क्रिकेट खेलोगे तो मतलब आप हमारे साथ क्रिकेट खेलोगे। तो रुद्र ने भी अभी नील की तरफ देखा तो नील ने भी हंसकर कहा कि चल भाई चल, तेरा ही फैसला था ना कि बिजनेस से रिटायर ले लेते हैं और फिर अब तो यही काम रह गया है हमारा, अब तो इन बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इनके साथ ही गेंद खेलनी पड़ेगी। इतना कहकर नील तो अब थोड़ा सा आगे आया और फिर रुद्र ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चल देता है। रुद्र बोलता है कि यार निहाल और शुभ बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ पर सारा काम करना पड़ेगा तो दोनों ने ही अब ऑफिस का रास्ता नाप लिया। दोनों ही बहुत ज़्यादा चालाक निकले यार और हम दोनों को यहाँ पर फंसा दिया है इन बच्चों के बीच में। थोड़ी देर तक दोनों ही अब ऐसे ही बच्चों के साथ बैट बॉल खेलते रहते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम लग रहा था उन दोनों को। नील तो फिर भी हंस कर काम कर ले रहा था, लेकिन रुद्र उसे तो जैसे आफत आ रही थी, आफत आती थी, लेकिन तब भी नील के लिए रुद्र कुछ भी कर सकता था और इसीलिए उन बच्चों के साथ खेल भी रहा था। शाम का वक्त हो चुका था। किट्टू ने भी दूर से ही कहा कि बच्चों चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो हवा लग जाएगी। सब के सब अब जल्दी से अंदर आओ और कुछ खा लो। अब जाकर रुद्र और नील की ड्यूटी खत्म हुई थी। उन्होंने भी बच्चों को आंखें दिखाई और फिर सब बच्चे लाइन में खड़े होकर सीधा अंदर की तरफ जाने लगे। रुद्र भी अंदर जाने लगा तो नील ने उसकी बाजू पकड़कर कहा कि यार ये जो इन्होंने सामान फैला कर रखा है इसे कौन समेटेगा, इसे भी तो समेटना पड़ेगा ना। रुद्र बोलता है कि अरे यार नौकर देख लेंगे ना। अब क्या तू बिल्कुल मुझे बेबिस्टर ही बना देगा क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं उठाने वाला हूँ ये सामान, चुपचाप से चल अंदर, समझा तू। इतना कहकर उसने नील की बाजू पकड़ी और फिर जबरदस्ती खींचता हुआ उसे अंदर की तरफ ले आता है। अंदर आकर उसने देखा तो सारे बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। हालांकि कोई डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, कोई खड़ा हुआ था, कोई चेयर पर खड़ा हुआ था तो कोई चेयर पर बैठा हुआ था। रुद्र और नील दोनों ने ही अब उन बच्चों को देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर रुद्र बोलता है कि यार ये भाई कैसी जॉब है। थोड़ी देर में बंदरों की टुकड़ी भी अब ऑफिस से आ गई थी और फिर उन्होंने भी अपने अपने बच्चों को प्यार से गोद में उठा लिया। यहाँ तक कि दक्ष भी अब अपनी बेटी के पास में ही आ गया था। वो भी डेली अपनी बेटी के पास आता था उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसके मम्मी पापा भी किसी काम से बाहर गए हुए थे। वैसे भी उसकी बेटी कभी कभी यहाँ पर होती थी, हमेशा नहीं होती थी। और धैर्य धानी ने भी अब अपने बच्चों को वहीं पर छोड़ा हुआ था, क्योंकि धानी IAS ऑफिसर बनना चाहती थी और जिस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती थी और उसे बेटी की वजह से पढ़ाई करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता था। इसीलिए धैर्य भी अपने बच्चों को रोज
रोज यहाँ पर ही मिलने के लिए आ जाया करता था। जब उसके मम्मी पापा तीर्थ यात्रा पर नहीं गए थे तब उसके बच्चे उसी के साथ घर पर ही रहते थे और वो यहाँ पर कभी कभी ही आता था। लेकिन अब कुछ दिनों से प्रताप हाउस में ही उस दोनों के बच्चे रहने लगे थे। तो फाइनली अब पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी और सारे बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा सबको सुकून मिलता था। सब कुछ अब ठीक ठाक से चल रहा था। प्रताप फैमिली में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी और इधर सच्चा देवा हाउस में भी बहुत सारी खुशियाँ थी। घर में भी बच्चों की खिलखिलाहट और हंसी मजाक का माहौल ही बन गया था। प्रताप हाउस फिर से खुशियों से भर गया था। रात के 11 बजे का समय था। नील करवट ले रहा था। शायद उसे अभी नींद नहीं आ रही थी। अवनी जो कि अभी उसके पास में ही लेटी हुई थी, वो बोलती है कि जाओ जाओ चले जाओ, आप अपने भाई के साथ बियर पी लो जाकर, आपको नींद नहीं आ रही है ना। ये सुनकर तो नील की आंखों में अब हल्की सी चमक आ गई थी। उसने हल्का सा पलटकर अवनी की तरफ देखा और उसके माथे को प्यार से चूमकर बोलता है, मानता हूँ कि रुद्र में मेरी जान बसती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। अवनी ने भी मुस्कुरा कर कहा कि मैं समझती हूँ नील, अब जाओ आप। तो नील ने भी अब जल्दी से बेड से उठ गया और फिर सीधा रुद्र के कमरे के बाहर आता है, जहाँ पर रुद्र पहले से ही बियर लेकर खड़ा हुआ था। और फाइनली दोनों ही भाई फिर से बालकनी में आ गए और फिर रुद्र ने भी एक सिप लिया और बियर की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि बस बस 2 सिप ही पिएगा तू, समझा तू, इससे ज्यादा नहीं। तो नील ने थोड़ा सा गुस्से में रुद्र की तरफ घूर कर देखा तो रुद्र बोलता है कि 2 सिप या फिर मैं इसे अभी के अभी फोड़ रहा हूँ, समझा तू। तो नील ने भी हल्की सी वहां पर गर्दन हिलाई और फिर बोतल ली और फिर उसने भी उसमें से एक सिप मारी। दोनों ही भाई फिर से आपस में बातें करने लगते हैं। और फिर दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज दी एंड होता है। कैसी लगी आपको आज की कहानी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे कमेंट कर रहे थे कि वो अभी इस कहानी को और भी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बिग अनाउंसमेंट होगी रात के 8 बजे, ज़रूर देखिएगा आप। इस कहानी को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट और दुलार दिया है, तो दोस्तों आगे भी यही आशा करूँगी कि आप मेरी सारी कहानी को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करेंगे। आपके लिए ऐसे ही नई मज़ेदार कहानी लेकर फिर से आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।